तो स्टूडेंट्स क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत आप लोगों को हम लगातार जो है अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 2023 के अभी तक टोटल 6 सेट जो है सॉल्व करा दिए हैं। प्लेलिस्ट बन गई है, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जरूर से जरूर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें। कम से कम 2023 के जो है 7 सेट तो जरूर सॉल्व करें एग्जाम देने से पहले। ठीक है, और आज हम 7वें सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7वें सेट का मैंने पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने नोट कर दिया है, दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न नोट कर दिया है। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखिएगा और बहुत ध्यान से क्लास को अंत तक कीजिएगा, क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मॉडल पेपर में जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। जैसे हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न होगा बहुविकल्पी, पहले का पार्ट। एक संबंध दिया गया है, रिलेशन दिया गया है ए कामा बी। ए और बी में एक रिलेशन दिया गया है कि जो ए है, ए का मान बी से 1 कम है, जबकि बी का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए। कंडीशन यहाँ पर ये दी गई कि जो बी के स्थान पर वैल्यू होनी चाहिए वो 4 से अधिक होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए पहले ऑप्शन में, तो बी के स्थान पर 4, मतलब ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बी का जो मान है वो 4 से बड़ा है। तो बी का मान 4 से बड़ा यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में देख सकते हो। और जो ए का मान होना चाहिए बी से 1 कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ए का जो मान है वो बी से 1 कम है, मतलब ये ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो बी का मान 4 से बड़ा तो है, लेकिन ए का मान जो है बी से 2 कम है। यहाँ पर अगर देखें तो बी का मान 4 से बड़ा तो है, लेकिन ए का मान 2 कम है, इसलिए ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा इस दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि रिलेशन ये कहता है कि ए का मान बी से 1 कम होना चाहिए और बी का मान क्या होना चाहिए भाई, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 4 से बड़ा है और ए का मान जो है वो बी से 1 कम है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर b-1 है, कहीं पर b-2 है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है और मैंने आपको महातांडव क्लास हर एक चैप्टर की दी है, भैया कर डालिए, अभी समय है। ठीक है, और उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। अच्छा देखिए, अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का यहाँ पर खा पार्ट आप देख सकते हो। इसमें पूछा गया tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान क्या होगा। मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान निकालना सिखाया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका मुख्य मान और इसका मुख्य मान ही आपको निकालना है और सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स √3 है ना। तो इसको लिख सकते हैं tan, ये tan कितने की वैल्यू, तो आप कहेंगे tan 60 का मतलब π/3 माइनस कॉट इनवर्स, माइनस लगा रहने दो। ये आप कितने की वैल्यू कहोगे, यहाँ कॉट इनवर्स है, ये कॉट कितने की वैल्यू है, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू है। कॉट 30 डिग्री को हम लिखेंगे कॉट π/6, यही तो लिखेंगे। अब ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा के स्थान पर π/3। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स। ठीक है, और ब्रेकर लगाएं, माइनस कॉट थीटा जो होता है वो कॉट π-थीटा के बराबर होता है कि नहीं, आप बताइए। तो आप कहेंगे जी होता है। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा, थीटा के स्थान पर कितना भाई π/3। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ा है tan इनवर्स tan थीटा थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पर देखिएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा होता है, थीटा के स्थान पर π माइनस π/6, मतलब इसको सॉल्व करेंगे 6 पाई से 1 पाई जाएगा, 5 π/6 आएगा। तो माइनस लगाएंगे, ये आएगा सॉल्व करने पर 5 π/6। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे हम 2 से गुणा करेंगे जिससे हर बराबर हो जाए। तो 1 हर ले लेंगे 6, ऊपर हो जाएगा 2 पाई और माइनस आपका हो जाएगा 5 पाई। 2 पाई से 5 पाई जाएगा तो माइनस का 3 पाई और बटे में कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। तो 2 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा -π/2। ठीक, जो विद्यार्थी देखिए ये क्लास देख रहे होंगे और इसके पहले के 6 सेटों की क्लासें कर लिए, उनको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट ही आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आप सभी से वादा किया है कि आपको हम 7 सेट सॉल्व कराएंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर 7वां सेट सॉल्व करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन गा पार्ट। ठीक है, तो गा पार्ट में ये कहा जा रहा है, देखिएगा गा पार्ट में क्या कहा जा रहा है, गा पार्ट में कहा जा रहा है कि कॉस इनवर्स e⁻x का अवकल गुणांक क्या होगा, मतलब इसका अवकलन क्या होगा। तो देखिए जब इस फलन का आप अवकलन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फलन x के पदों में है, तो
कॉस ई की पावर एक्स को आप ये मन में मानिए कि ये एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, तो आप कहोगे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन एक्स के स्थान पर है कितना है, ई की पावर एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगेन हम उस चीज़ का अवकलन करते हैं जो एक्स के स्थान पर मानते हैं, तो एक्स के स्थान पर ई की पावर एक्स को माने तो ई की पावर एक्स का अगेन अवकलन करेंगे। आई बात समझ में। अब ये आपका हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होगा, बटे में आ जाइए √1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर करोगे ई की पावर 2x हो जाएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ होगा, हाँ फोर्थ होगा, नहीं हाँ फोर्थ होगा, वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि फोर्थ में यहाँ पर माइनस भी है, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो समाकलन होता है माइनस का, अवकलन जो होता है माइनस का होता है। ठीक है, तो गलती नहीं कीजिएगा। तो ये था पहले का तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न। और अगला बहुविकल्पी प्रश्न इसी वक्त देख लेते हैं। अगला है आपका घ पार्ट। ठीक है, घ पार्ट में कहा जा रहा है कि आप समाकलन कीजिए x e की पावर x dx। यहाँ पर दो आपके फलन हैं, एक x और एक e की पावर x। e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और आइलेट सूत्र के अकॉर्डिंग इसे हमेशा सेकंड फंक्शन मान के ही हम समाकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर खंडशः समाकलन करेंगे। खंडशः समाकलन में हम फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड वाले का समाकलन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस लगाएंगे। समाकलन के चिन्ह के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे फर्स्ट फलन का, इनटू में समाकलन करेंगे सेकंड का, फिर जितना होगा उसका अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे भाई, समाकलन करेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस, देखिए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, ई की पावर एक्स का जो समाकलन हो जाएगा ई की पावर एक्स हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये x - 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा ई की पावर x x - 1 आ जाएगा। बताइए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये घा पार्ट था। अब हम बढ़ते हैं अंगा पार्ट की ओर। अंगा पार्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाई है। इसमें लिखा है क्या, हम लिख देते हैं, लिखा है 2x² d2y अपान में dx² - 3dy/dx और प्लस y बराबर 0। कोटि पूछी गई है, इस अवकल समीकरण की कोटि पूछी गई है। कोटि का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम अवकलज, मतलब मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है। तो d2y/dx² से ये पता लग रहा है कि मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है, अर्थात इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो कितनी होगी भैया, 2 होगी। बताइए इस प्रश्न पत्र के जितने बहुविकल्पी प्रश्न थे वो समझ में आ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट किसी को लेना तो ले लेने, तो इसे हम रफ करें भाई। तो अब हम बढ़ेंगे भैया दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे के का पार्ट को देखिए आपके स्क्रीन पर, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखिए इसमें क्या कहा गया कि एक समुच्चय है a बराबर, और इसमें अवयवों की संख्या a, b, c मतलब 3 है, और एक समुच्चय b है जिसमें अवयव 2 हैं 1, 2। तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। और हमने आपको बताया है a से b में संबंधों की संख्या का सूत्र होता है 2 की पावर mn। क्या होता है भैया, 2 की पावर mn, जहाँ m होता है एलिमेंट की संख्या, समुच्चय a में एलिमेंट की संख्या। तो अगर m की बात करें तो m का मान कितना है, यहाँ पर देखिए समुच्चय a में कितने एलिमेंट है, 3। n का मतलब समुच्चय b में उपस्थित एलिमेंट की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ से जो संबंधों की संख्या हो जाएगी वो 2 की पावर m के स्थान पर 3, n के स्थान पर 2, यानी 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64। एक छोटा सा सूत्र अगर याद रखते हैं तो 1 नंबर आपका एग्जाम में कहीं नहीं गया, और नहीं अगर सूत्र याद होगा तो आप कंफ्यूज पक्का हो जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 दूनी 6। ठीक है, तो इस तरीके से भी टिक लगा के चले जाते हैं, तो गलती मत कीजिए। समय है, अच्छे तरीके से भी पढ़ लीजिए। मैंने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पूरा फ्री पढ़ाया हुआ है। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको फीस भी नहीं पे करनी है। आगे बढ़ते हैं। खा पार्ट, इसमें क्या किया गया है, आपको एक समीकरण दी गई x + y ≤ 4, x > 0, y > 0। तो ये आशंकाएं दी गई हैं। सबसे पहले अगर इसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण निकालना होता है, जैसे z बराबर यहाँ पर दिया गया है 3x प्लस किसका भाई 4y का अधिकतमीकरण निकालना है। सबसे पहले आशंकाओं को हम क्या करते हैं, समीकरण में बदलते हैं, मतलब x + y > को बराबर लगा करके लिखेंगे, और दूसरी समीकरण हो जाएगी x = 0 और
तीसरी हो जाएगी y बराबर 0। अब यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम पहली समीकरण के लिए हम बिंदु निकालेंगे, ठीक है, जिससे हम वहाँ पर ग्राफ में प्रदर्शित कर सकें। तो आप जानते हो अगर इस समीकरण में x का मान 0 रखा जाएगा तो y का मान 4 आ जाएगा। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4, अर्थात बिंदु मिल जाएगा 0,4 और मिल जाएगा 4,0। अब यहाँ पर 1 2 3 4 तक बना लेते हैं, 1 2 3 4 तक बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 ये आपका 0,4 हो जाएगा। आप आगे तक खींच सकते हो, हमारा यहीं तक काम है तो यहीं तक खींच लेंगे। 1 2 3 4 ये बिंदु हो जाएगा 4,0। 0,4 और 4,0 को ऐसे मिला लेते हैं। देखिए इसी पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ से आए थे, इस आसमिका से आए थे। तो आसमिका जो थी उसको आप यहाँ पर इस पर प्रदर्शित भी कर सकते हो, x + y ≤ 4। ठीक है, अब हम करते क्या है, अगर देखा जाए तो इसको हम पहले ये देखेंगे एरिया गिरेगी कि नहीं। तो इसमें देखेंगे मूल बिंदु शामिल कि नहीं। ये आपका मूल बिंदु होता है 0,0, ये शामिल है कि नहीं, इसी समीकरण में पुट करके देखेंगे। ऐसे x + y में x के स्थान पर हमने 0 पुट किया, y के स्थान पर 0 पुट किया, तो 0 < 4 आया। तो हाँ, ये कंडीशन जो निकल के आई, जब मैंने x और y के स्थान पर 0 पुट किया तो जो कंडीशन निकल की, अगर ये सत्य है तो इसका मतलब ये मूल बिंदु इसमें क्या है भैया, शामिल है, इसकी एरिया में शामिल है। और अगर ये कंडीशन असत्य होती तो इसका मतलब ये है कि एरिया उधर की ओर थी, उसमें मूल बिंदु शामिल नहीं था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 0 जो है वो छोटा है 4 से, भाई 4 बड़ा है 0 से। तो कंडीशन सत्य होने की वजह से एरिया को हम अंदर की ओर ही करेंगे। और यहाँ पर एरिया आपकी देख सकते हो मैंने घेर दी है। अब इसमें देखा जाए तो कोनी बिंदु एक ये वाला हो जाएगा, एक मूल बिंदु हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। अब अधिकतमीकरण निकालेंगे। अधिकतमीकरण निकालेंगे पहला 0,4 पर और 4,0 पर और 0,0 पर। ठीक है, तो देखिए z का मान कितना है, 3x + 4y। जब हम x के स्थान पर 0 रखेंगे और y के स्थान पर 4, 4 चौक कितना आ जाएगा 16, और 4,0 मतलब 4 3 12 हो जाएगा आपका y के स्थान पर 0, 0,0 का मतलब 0। अधिकतमीकरण किस बिंदु पर आया, तो आप कहोगे 0,4 पर अधिकतम मान आया। और यही चीज़ आपको इनको चेक करके बतानी थी। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गा पार्ट आगे देखते हैं भाई, गा पार्ट। ठीक है, ये दूसरे का खा पार्ट था। गा पार्ट में दिया गया है कि एक सदिश दिया गया है, इसको वेक्टर a मान लेते हैं। 2i कैप प्लस का कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे j कैप दिया गया है, प्लस कितना दिया गया है k कैप, और एक सदिश दिया गया है वेक्टर b बराबर i कैप है ना, माइनस का 4j कैप, और कितना दिया गया है प्लस का लैम्डा k कैप। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। इसमें कहा जाता है कि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं। लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है 0। कारण क्या होता है, हम जानते हैं कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उनके परिमाण और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos थीटा होता है, और थीटा के स्थान पर 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 होने की वजह से उधर की सारी वैल्यू 0 हो जाती है, और वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर कितना हो जाता है भैया, 0 हो जाता है। अब अच्छा यहाँ पर अगर देखें तो वेक्टर a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, ठीक, डॉट b की वैल्यू कितनी है i कैप माइनस 4j कैप और प्लस लैम्डा k कैप। आप सभी को पता है कि यहाँ पर i j k जो होते हैं एकांक लंब कोणिक वेक्टर होते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट अगर इन्हीं के साथ कराते हैं तो 1 होता है, और किसी अन्य के साथ कराते हैं तो 0 हो जाता है। तो i का i के साथ कराएंगे, 2i कैप का i कैप से होगा तो ये केवल 2 हो जाएगा। i कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। j का कराएंगे तो ये हो जाएगा 4, k का कराएंगे प्लस हो जाएगा लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब 2 से 4 जाएगा, -2 बचेगा, -2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर -2 उधर जाएगा, ये +2 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कभी कभी पर लैम्डा, कभी कभी पर x का मान, कहीं पर p का मान, इसी तरीके से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घा पार्ट। ठीक है, गा पार्ट इसमें कहा जा रहा है कि दिखाइए। मैंने आपको जब सांतत्य अवकल नीता की क्लास दी तब भी मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था। लैम्डा x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। लैम्डा x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। इसकी देखिए परिभाषा होती है, लैम्डा x की, ये मॉड x की परिभाषा क्या होती है, मॉड x की परिभाषा होती है इसकी वैल्यू x होगी, इसकी वैल्यू -x होगी। इसकी वैल्यू x कब होगी, जब x जो होगा, ध्यान दीजिएगा, जब x होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब
जब x की वैल्यू लिमिट से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और x की वैल्यू माइनस एक्स का मतलब कम कम कब होगी, जब x लेस देन 0 होगा। ये इसकी परिभाषा होती है, ठीक है। जिसको इसकी परिभाषा आएगी वो इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेगा। नहीं कुछ लोग डायरेक्ट इसे अगर कर देंगे तो पता नहीं सही है कि नहीं, मेरी नज़रों में फिलहाल नहीं सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, जल्दी से इसको ड्राफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम इसका जो है ये दिखाएंगे कि ये सतत है कि नहीं सतत है। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, दी गई लिमिट पर क्या करते हैं भैया, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, मतलब एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे, एफ 0 बराबर, देखिए जब एक्स इक्वल टू 0 है तो फलन की वैल्यू x है और x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, लिमिट से हल्की कम वैल्यू पर, और ये हो जाएगा एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड टू 0, x टेंड टू 0 माइनस, अच्छा 0 से कम वैल्यू के लिए, लेस देन के लिए फंक्शन आपका -x है, तो ये हो जाएगा -x। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ पर x होता है वहाँ पर लिमिट से h को माइनस करके लिखते हैं LHL में। अब देखिए -h का गुणा कितना हो जाएगा, +h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h हो जाएगा, जैसे h के स्थान पर 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं, RHL निकालते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x टेंड टू, लिमिट से हल्की बड़ी वैल्यू पर, और ये हो जाता है एफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए जो फलन है, x ग्रेटर देन के लिए फलन आपका x है, तो x लिख देंगे। अब h के रूप में जब बदलेंगे तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पर लिमिट प्लस h रखते हैं, RHL में लिमिट प्लस h, LHL में लिमिट -h। तो इस तरीके से ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ h हो जाता है, h के स्थान पर जैसे 0 पुट करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं, देखो सतत की यही कंडीशन ही होती है कि अगर दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू, मतलब यहाँ पर लिमिट 0 तो f0 और LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू अगर तीनों आपस में इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि जो फलन है उस दी गई लिमिट पर क्या है भैया, सतत है, यानी कंटिन्यूअस है, सतत है। बताओ कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा गया, कोई जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में 1 नंबर में ही पूछा जाए, इससे ज़्यादा नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अंगा पार्ट, पहले का अंगा पार्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा। अंगा पार्ट में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता दी गई है 3/13, कितनी दी गई है, 3/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है 5/13, कितना दिया गया भैया, 5/13। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई है, कितने दी गई है, 2/13। अब आपसे प्रश्न में ये कहा जा रहा है, तब आप बताइए वैल्यू, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए का मान निकालिए, ठीक है, आपको इसका मान निकालना। तो इसमें तो कोई खेल नहीं, इसमें आपको सूत्र आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बी अपान ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, ए, कोई समस्या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखे या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखे, बात एक ही है, और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बताओ कोई समस्या। अब देखिए अगर यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें या बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2/13। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की तो उसकी वैल्यू है 3/13, 13 से 13 कैंसिल, आंसर आपका आ गया 2/3। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए किसी विद्यार्थी को कहीं पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैंने अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरे का पार्ट देखते हैं, अगला जो होगा वो हमारा होगा तीसरे का पार्ट। तीसरे के पार्ट में यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है, इसमें समीकरण दी गई है, ये एक आपका स्तंभ आव्यूह है, x + z y + z। आगे बात करें तो x + y + z, ये इक्वल टू है, किसके इक्वल है भाई, ये इक्वल है 5, है ना, 7,
9 इसके इक्वल है। एक देखा जाए तो यहाँ पर एक स्तंभ आव्यूह के ही इक्वल है। और हम जानते हैं कि दो आव्यूह समान कोट के आपस में कब बराबर होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तुलना करने पर। क्या लिखेंगे भैया? तुलना करने पर। अच्छा, तुलना करेंगे तो जो x प्लस जेड की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी भैया? तो वो हो जाएगी 5 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? 5 के। अच्छा, तुलना करेंगे तो y प्लस जेड के स्थान पर कितना है? तो आप कहोगे 7। तुलना करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 9। अब हम जानते हैं y प्लस जेड की वैल्यू दी गई है 7, तो x प्लस इस y प्लस जेड तीसरी समीकरण में y प्लस जेड के स्थान पर लिख सकते हैं 7 बराबर 9। तो यहाँ से x बराबर 9 माइनस 7 यानी x बराबर आ जाएगा 2। अब x का मान उठा करके इस समीकरण में रखोगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 2 रखोगे 2 उधर जाएगा, 5 से 2 जाएगा 3, z की वैल्यू 3 आ जाएगी। और z का मान यहाँ 3 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 7 माइनस 3 यानी 4 आ जाएगा। ठीक, आपको समीकरण केवल सॉल्व करनी है, बस आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आगे बात करें तो एक अवकल समीकरण का क्वेश्चन दिया गया है। अवकल समीकरण का व्यापक हल और विशिष्ट हल मैंने ज्ञात करना आपको अच्छे से बताया है और मैंने आप लोगों को 1 शॉट क्लास भी दी है। 1 शॉट क्लास कर डालिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अच्छा, आगे देखिए तो यहाँ पर आपको दिया गया है dy बाई डी एक्स बराबर x माइनस 1 बटे में 2 प्लस का y दिया गया है। ठीक है। अब हम करेंगे क्या? हमने आपको बताया है कि x वाले एक तरफ करेंगे और y वाले एक तरफ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 प्लस वाई को हम dy के गुणे में ले सकते हैं और x माइनस 1 को हम dx के गुणे में ले सकते हैं। और इतना करने के बाद हमको दोनों पक्षों का कर देना है समाकलन सिंपली। ठीक है। तो देखिए 2dy ये हो जाएगा, 2dy का समाकलन हो जाएगा 2y। अच्छा, y का y के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 1 का करेंगे x के सापेक्ष तो माइनस x हो जाएगा, प्लस c जोड़ दीजिए। ये जितना आया इसको आप सही करके लिख लीजिए ना, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए 2 नंबर फ्री के हैं कि नहीं? भैया बिल्कुल फ्री के हैं। आगे चलिए हम एकाएकी आपको सिद्ध करना बताते हैं अगले क्वेश्चन को। इस प्रश्न का जिस विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला है गा पार्ट। ठीक है, अगला है आपका गा पार्ट। गा पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट रियल टू, है ना, वास्तविक से वास्तविक संख्याओं में, लेकिन यहाँ पर धनात्मक संख्या दी गई है, एक fx बराबर फलन दिया गया है e की पावर x। बताना है कि द्वारा परिभाषित फलन एकाएकी है। एकाएकी सिद्ध करने के लिए मैंने बीजगणितीय रूप बताया है, तो आप यहाँ पर लिखोगे एकाएकी के लिए। क्या लिखोगे? एकाएकी के लिए। एकाएकी के लिए हम क्या करते हैं कि जो fx1 की वैल्यू होती है उसको हम fx2 के बराबर दिखाते हैं, और अगर x1 बराबर x2 हो जाता है तो हम कहते हैं कि फलन हमारा एकाएकी है। तो ये fx बराबर अगर e की पावर x है तो fx1 बराबर e की पावर x1 हो जाएगा, fx2 बराबर e की पावर x2 हो जाएगा। चूँकि आधार यहाँ पर समान है, चूँकि आधार यहाँ पर लिखेंगे समान है और आधार समान है तो घातें क्या होती है? बराबर होती हैं, अर्थात x1 बराबर x2। और जैसे ये कंडीशन आ गई fx1 बराबर fx2 दिखाने पर x1 बराबर x2, वैसे ही कहेंगे कि फलन जो है वो हमारा क्या है? एकाएकी है। फलन क्या है? हमारा एकाएकी है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आ गई? एकदम सिंपल। बताइए, फ्री के 2 नंबर हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, घा पार्ट की ओर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का घा पार्ट। इसमें x बराबर एक समीकरण दी गई है a cos स्क्वायर t और दूसरी समीकरण दी गई है y इक्वल टू b साइन स्क्वायर t। ये आपको इक्वेशन दी गई है। तो ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। dy बाई dx का मतलब है, पहले इस y का आप देखिए y किसके पदों में, तो आप कहोगे t के पदों में। जब इसका अवकलन करोगे t के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dy बाई dt। b हो जाएगा साइन स्क्वायर t का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 2 साइन t और साइन t का अगेन हो जाएगा भैया cos t। हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर dx बाई dt निकालोगे तो dx बाई dt बराबर a
कॉस स्क्वायर टी का हो जाएगा 2 cos टी, और cos टी का अगेन करोगे माइनस साइन टी, क्योंकि cos टी का होकर माइनस साइन टी होता है। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 1। अगर आपको dy/dx चाहिए तो समीकरण 2 को ऊपर रखना पड़ेगा, समीकरण 1 को नीचे रखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 में आपका है dy/dt और समीकरण 1 में है आपका dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू कितनी है, b गुणे में 2 sin t इंटू में cos t, बटे में आ जाओ। dx/dt की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे a गुणे में 2 cos t इंटू में साइन टी, है ना, और ये माइनस का है, तो dt से dt कैंसिल, ये हो जाएगा dy/dx बराबर। अच्छा यहाँ पर देखिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, cos t से cos t कैंसिल, sin t से sin t कैंसिल, आंसर आ जाएगा -b/a। ये आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी भी मैं आप सभी से कह रहा हूं कि चैनल को भैया जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक आपको सभी महत्वपूर्ण क्लासें दी जाएंगी, जिससे अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना समय को लॉस किए हुए। तो चौथे का जो का पार्ट है वो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, मतलब ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम खा पार्ट की ओर डायरेक्ट बढ़ते हैं, ठीक है। तो चौथे का हमारा आ जाएगा खा पार्ट। देखिए जो सिलेबस नहीं उसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चौथे का खा पार्ट, इसमें दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.4, और ये कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर आपको दिया गया यहाँ पर कितना भैया 0.5 दिया गया है। अब आगे इसमें ये कहा जा रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं। मैं आपको कंडीशन मैंने आपको बता रखी है कि जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं न होकर के अपवर्जी होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.5, गुणा करेंगे 5 × 20 हो जाएगा, 0.20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 पूछे गए थे, इसका मान भी पूछा गया था, तो ये सेकंड ऑप्शन था, तो सेकंड पहले सॉल्व हो गया। अच्छा आगे बात करें तो पहला ऑप्शन में ये कहा गया कि आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये आपको निकालना है। हम सूत्र जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है कि नहीं होता है। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.20 लिखो या 0.2 लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 0.4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 0.5 है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए ऊपर 0.4 0.5 ये 0.9 हो जाएगा, और इधर का 0.2 उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो ये माइनस का 0.2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी 0.9 से 0.2 घटाएंगे 0.7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, 0.7 हो जाएगी। बताओ किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कितने आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसीलिए कहते हैं सारे सेट सॉल्व कर डालिए, बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। गा पार्ट, तो गा पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि एक बिंदु दिया गया है, 2, 3, ठीक है 4, ठीक। उसके बाद एक बिंदु दिया गया है बी, इसके निर्देशांक दिया गया है -1, -2, कितना दिया गया है 1, और एक बिंदु सी दिया गया है, इधर दिखाई पड़ रहा है भाई, एक बिंदु सी दिया गया है जिसके निर्देशांक आपके कितने, इधर नोट कर लेते हैं 5, 8, 7, ये एक आपको बिंदु सी दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है इनको संरेखीय दिखाइए, तो 3D चैप्टर में संरेखीय 3 बिंदु को कैसे दिखाया गया है, पहले ए बी रेखा के द्विघन पद निकाले गए, फिर बी सी के द्विघन पद निकाले गए, ठीक है। और उसमें क्या किया गया है कि अगर ए बी बी सी समांतर है और बी बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब वो एक ही रेखा में समांतर है, ठीक। संरेखीय होने का मतलब एक ही रेखा में तीनों बिंदु का होना, ठीक। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ए बी के द्विघनपात, क्या निकालेंगे, द्विघनपात। अच्छा, 2 बिंदुओं का द्विघनपात कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो दूसरे बिंदु से जब पहले बिंदु को घटाएंगे, -1 से -2 को घटाएंगे, -1 से घटाएंगे -2 तो ये -3 हो जाएगा। अच्छा, -2 से 3 को घटाएंगे तो -2 - 3 कितना हो जाएगा, -5। 1 से 4 को घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। फिर हम लेंगे दूसरा बी सी के द्विघनपात,
जब BC के द्विघात अनुपात निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, C माइनस मतलब C वाले पॉइंट से B वाले को घटाएंगे। 5 से 1 जाएगा तो 5 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 से 2 जाएगा ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 8 माइनस 2 करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा। 7 से 1 जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि आप देखिएगा एक चीज़, अगर इनका रेशियो निकाला जाए -3/6 बराबर -5/10 बराबर -3/6, तो ये आपस में इक्वल आएगा, 1/2 1/2 1/2 आएगा। ये समांतर होने की कंडीशन है। लिखेंगे अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AB व BC क्या है, समांतर। ये कंडीशन कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ी थी, A/B A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन होती है समांतर होने की स्थिति दो रेखाओं की, ठीक है। तो AB और BC क्या है, समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। लेकिन ये समांतर रेखाएं तो हैं, लेकिन दोनों में एक बिंदु तथा बिंदु B क्या है, बिंदु B जो है ना, बिंदु B जो है उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ होने का मतलब ये है कि एक रेखा अगर AB है तो दूसरी रेखा BA से स्टार्ट है, ठीक। अगर यहाँ से यहाँ तक A से B है तो दूसरी BC वाली यहीं से स्टार्ट, तो तीनों बिंदु एक ही में तो पड़ेंगे, एक ही रेखा में तो पड़ेंगे, एक ही सीध में तो पड़ेंगे। तो B बिंदु उभयनिष्ठ है, अतः तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी का मतलब है एक ही रेखा में है। बात समझ में आ गई? बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो है वो हमारा है घा पाठ। ये एक समाकलन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 4 का भैया घा पाठ। 4 के घा पाठ में कहा जा रहा है कि आप समाकलन कीजिए, इसको I बराबर मान लेंगे। हमको समाकलन करना है x² + 2x + 5 और dx। इस फलन को पहले हमें पूर्ण वर्ग बनाना है और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। तो हम समाकलन पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, सभी लोगों ने सीखा है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले इसका गुणांक 1 करते हैं, x² वाला जो होता है इसका गुणांक 1 करते हैं, तो ऑलरेडी पहले से 1 है। फिर जो x के आगे वाला गुणांक होता है इसका आधा करते हैं, तो 2 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का आधा करने पर 1 आ जाएगा, और जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर 1 आएगा। अब जितना आएगा इसी को इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो x² + 2x, इसमें हमने 1 जोड़ दिया और +5 लिखा था और 1 घटा दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। I बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। देखो a² + b² 1 का स्क्वायर है + 2ab लिखा है, और 5 से 1 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आप सभी लोग जानते हो, चूंकि एक सूत्र होता है √x² + a² बराबर x/2 √x² + a² + a²/2 लॉग ब्रेक मोड में आता है x + √x² + a²। ये होता है। इसी सूत्र को अप्लाई कर दीजिए, x के स्थान पर x + 1 है बस। अगर आप मान भी लोगे x + 1 बराबर t, तो t हो जाएगा, t के पदों में आ जाएगा, फिर वैल्यू रख दोगे तो इसका समाकलन हो जाएगा x/2 मतलब x + 1/2 √ हो जाएगा x² + 2x + 1। अरे मतलब यही आएगा हल करने पर x² + a²। तो आप इसे लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो भाई, इसका होल स्क्वायर खोलोगे और फिर वही चीज़ करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 और 5, मतलब ये आपका वही आएगा x² + 2x + 5 ही आएगा, क्योंकि इसी को तो मैंने इस रूप में बनाया है। उसके बाद अच्छा आगे बात करें, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आगे बात करें a² मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 1/2 ही, तो 2 ही तो आएगा। देखिए भाई a के स्थान पर 4 रखोगे, क्योंकि a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 बटे में 2, इसको काटोगे तो 2 ही तो आएगा। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 2, और ये हो जाएगा log x के स्थान पर हो जाएगा x + 1 और प्लस √x² + a² के स्थान पर लिख सकते हैं x² + 2x + 5 mod। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हमने कुछ डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा 5वें का पार्ट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि माना कि एक संबंध जो है R दिया गया है 5वें का पार्ट। देखिए जितने क्वेश्चन हो जाएंगे हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट, एक संबंध दिया गया है R बराबर
ए कामा बी है ना, और इसमें कहा जा रहा है सच दैट ए माइनस बी 5 का गुणज है। मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन आपको बता चुका है, 5 का गुणज है या 7 का गुणज या 2 का गुणज है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक समुच्चय जेड है, जेड पूर्णांकों का समुच्चय पर आधारित परिभाषित है, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले संबंध को हम स्वतुल्य सिद्ध करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित, तो माना ए कामा ए दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, अर्थात ए और ए से संबंधित है और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए कहाँ से आएगा, जो सेट दिया गया है जेड। अब ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी 5 के गुणज है। ए कामा ए दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस ए बराबर 0। तो क्या 0 जो कंडीशन निकल के आई वो 5 से 5 का गुणज है, तो 0 हर एक संख्या का गुणज होता है, जो कि 5 का गुणज है। क्या है, जो कि 5 का गुणज है। तो ये कंडीशन सत्य है, तो हम लिखेंगे अतः ये हमारा जो संबंध आर है ये क्या है भैया, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। इसके बाद आपको सममित दिखाना है। क्या करना भैया, सममित दिखाना है। सममित के लिए सममित के लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं कि ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो ए कामा बी अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो बी कामा ए भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ गई तो संबंध जो हो जाएगा वो सममित हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम जब ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी जो है वो 5 का गुणज है। क्या इस कंडीशन को हम किसी तरीके से b माइनस ए ले सकते हैं, तो जी हाँ, इसको माइनस कॉमन ले लें, इसको b माइनस ए ले सकते हैं, तब भी ये 5 का गुणज ही होगा। ठीक है, हमारे कहने का मतलब है तुम 20 माइनस 25 करो या 25 माइनस 20 करो, चाहे माइनस 5 आए चाहे प्लस 5 आए, वो 5 से डिविजिबल तो होगा ही, 5 का गुणज तो होगा ही। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इसको b माइनस ए भी 5 का गुणज। अगर ये कंडीशन आ गई तो हम कह सकते हैं कि b कामा ए दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। और अगर ये कंडीशन आ गई तो हम कह सकते हैं कि r जो है वो हमारा क्या है, सममित है।